हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बैंकिंग सर्विसेज डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस सर्विसेज। देखो, टीवी पे हमने बहुत बार सुना है कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, किसी एक पर्सन को किसी इवेंट के हैपन होने से जो लॉस होगा वो लॉस दूसरा पर्सन बियर करेगा और उसके बदले में ये पहले वाला पर्सन उसको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा। देखो, अगर नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि राम ने 10 लाख की एक नई कार परचेज की। राम ने 10 लाख की कार परचेज की। अब राम को डर है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, कल को कहीं अगर मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होने से जो लॉस होगा वो भी बड़ा होगा। इतनी महंगी गाड़ी है तो लॉस भी क्या होगा, ज्यादा बड़ा हो। तो वो लॉस राम को बियर ना करना पड़े, इसलिए राम ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कार का इंश्योरेंस करवा दिया। अब यहाँ पे इंश्योरेंस करवाने का क्या मतलब है? इंश्योरेंस करवाने से मतलब है, मान लो कि अगर कल को सच में राम की कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट होने से राम को जो लॉस होगा वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। उस लॉस के बदले में जितना भी कंपनसेशन होगा वो इंश्योरेंस कंपनी राम को पे करेगी, लेकिन उसके बदले में पहले राम को एक फिक्स्ड अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी पड़ेगी। बेसिकली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है कि किसी एक पर्सन का लॉस दूसरा पर्सन बियर कर रहा है और उस लॉस को बियर करने के बदले में पहले वाला पर्सन उसको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, इंश्योरेंस। क्लियर हुई इतनी बात? अब इंश्योरेंस में हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं जैसे कि इंश्योरर, इंश्योर्ड, प्रीमियम, हैपनिंग ऑफ इवेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इन टर्म्स को समझते हैं कि ये टर्म्स क्या कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है इंश्योरर। तो इस एग्जांपल में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो है इंश्योरर। बेसिकली वो पर्सन जो लॉस के बदले में कंपनसेशन पे करेगा, जो लॉस बियर करेगा, उस पर्सन को हम कहेंगे इंश्योरर। और जिसको कंपनसेशन रिसीव होगा उसे हम कहेंगे इंश्योर्ड। तो राम का अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे लॉस के बदले में कंपनसेशन मिलेगा, तो राम क्या हुआ, इंश्योर्ड, जिसे फ्यूचर में लॉस के बदले में कंपनसेशन रिसीव होगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब राम इस लॉस का कंपनसेशन के बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा उसे हम कहेंगे, उस अमाउंट को हम कहेंगे प्रीमियम। प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एक लमसम अमाउंट ईयरली भी पे की जा सकती है। वो जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा उस अकॉर्डिंग राम इंश्योरेंस कंपनी को पे करेगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी। जो राम और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर राम को लॉस होता है तो वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी। लास्ट टर्म है हमारे पास हैपनिंग ऑफ इवेंट। इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है हैपनिंग ऑफ इवेंट, कि किस कारण से लॉस होगा और उसका कंपनसेशन राम को मिलेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर राम की कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे इंश्योरेंस कंपनी लॉस पे करेगी। तो राम की कार का एक्सीडेंट होना एक इवेंट है जो फ्यूचर में हैपन हो सकता है, तो वो है हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी का सब्जेक्ट मैटर, और उस सब्जेक्ट मैटर को हम कहेंगे हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो इंश्योरर क्या होता है, इंश्योर्ड कौन होता है, प्रीमियम, इंश्योरेंस पॉलिसी और हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या है। क्लियर हुआ? अब जैसे राम ने अपनी कार की सिक्योरिटी के लिए कार इंश्योरेंस लिया, अगर आप अपनी बाइक की सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसे हम कहेंगे बाइक इंश्योरेंस। ऐसे ही इंश्योरेंस की बहुत टाइप्स हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बस 4 ही टाइप्स डिस्कस करनी है। पहली है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी है फायर इंश्योरेंस, थर्ड है मरीन इंश्योरेंस एंड लास्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। वन बाय वन इन सभी इंश्योरेंसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। देखो, इस एग्जाम्पल में राम को डर था कि उसकी कार के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है,
तो उसने अपनी कार की सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस परचेज किया, उसे हमने कहा कार इंश्योरेंस। अब जैसे कार के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है, वैसे ही राम के साथ भी तो कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर अनसर्टेन है, कल को मान लो कि राम को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से राम की डेथ हो सकती है, तो उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा? या फिर जब राम ओल्ड एज में चला जाएगा, 70-80 ईयर्स का हो जाएगा, तब उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा, तब उसकी लाइफ का क्या होगा? तो इसीलिए जब हम अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस परचेज करते हैं, उसे हम कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस। किसी पर्सन की लाइफ सिक्योरिटी के लिए जब आप इंश्योरेंस परचेज करते हो, उसे हम कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस। अब राम के पास लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने के 5 ऑप्शन है कि राम 5 तरह से अपनी लाइफ को, अपनी या अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राम के पास होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होगा कि राम को एक सर्टेन पीरियड के लिए 20 ईयर्स 30 ईयर्स सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करना होगा, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी राम की डेथ के बाद उसके नॉमिनीज को, उसके लीगल हेयर्स को कंपनसेशन पे कर देगी। तो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पर्सन अपनी डेथ के बाद अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जो इंश्योरेंस ले रहा है, उसे हम कहेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर हुई इतनी बात? अब नेक्स्ट ऑप्शन राम के पास क्या है? इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी राम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेगा, और उसके बदले में जब राम एक सर्टेन एज अटेन कर लेगा, उस एज के अटेन करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी राम को कंपनसेशन पे करेगी। इंश्योरेंस पॉलिसी में आप जितनी भी एज डिफाइन करते हो, से 70 ईयर्स या फिर 80 ईयर्स, कि जब राम 70 ईयर्स का हो गया तो उसे तब इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल जाएगा, उसे हम कहेंगे इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर 70 ईयर्स की एज अटेन करने से पहले राम की डेथ हो जाती है, तो क्या इंश्योरेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? अगर 70 ईयर्स की एज अटेन करने से पहले राम की डेथ हो जाती है, तब भी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करेगी, लेकिन राम के नॉमिनीज को। तो इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हम एक एज तो सर्टेन करते हैं, लेकिन अगर उस एज से पहले पर्सन की डेथ हो जाती है, तब भी कंपनसेशन मिलेगा और नॉमिनीज को मिल जाएगा। तो सर्टेन एज या फिर डेथ विच एवर इज अर्लियर, उस इवेंट पे हमें इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल जाएगा। ये होता है इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। राम अपनी लाइफ पे और अपनी वाइफ की लाइफ पे अगर एक साथ इंश्योरेंस परचेज करता है, तो उसे हम कहेंगे जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बेसिकली किसी एक पर्सन की लाइफ के ऊपर आप इंश्योरेंस ले रहे, एक से ज्यादा पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन की लाइफ के ऊपर अगर आप इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस केस में किसी भी एक पर्सन की डेथ हो जाने पे दूसरे पर्सन को कंपनसेशन मिल जाएगा। अगर राम की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को कंपनसेशन मिलेगा, अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो राम को कंपनसेशन मिल जाएगा। तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली हस्बैंड वाइफ्स या फिर बिजनेस पार्टनर्स अपनी लाइफ के ऊपर जॉइंटली परचेज करते हैं। तो 3 तरह के इंश्योरेंसेस, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर हुई सबको? अब देखो, लाइफ इंश्योरेंस शुरू करते वक्त मैंने आपको एक और बात कही थी कि अगर किसी पर्सन को ये डर है कि उसकी ओल्ड एज में 70-80 ईयर्स का जब वो हो जाएगा, तो उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा, तो उस इनकम को सिक्योर करने के लिए भी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं। तो अगर कोई पर्सन इस तरह का इंश्योरेंस परचेज कर रहा है कि उसका ओल्ड एज में इनकम सिक्योर हो, कि एक रेगुलर इनकम मेंटेन हो सके ओल्ड एज में, तो उस तरह के इंश्योरेंस को हम कहेंगे एन्युटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एन्युटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक सर्टेन एज डिफाइन की जाएगी इंश्योरेंस पॉलिसी में। जब पर्सन उस एज को अटेन कर लेगा, उस एज के बाद उसे इंस्टॉलमेंट्स में इंश्योरेंस कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। क्लियर हुआ? लास्ट है हमारे पास चिल्ड्रंस इंडोमेंट पॉलिसी। चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी में राम अपने बच्चों की लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। अब चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी का पर्पस क्या है? चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी का पर्पस बेसिकली चिल्ड्रंस
एजुकेशनल एक्सपेंसेस एंड मैरिज एक्सपेंसेस मीट करना है, कि जो भी बच्चों की पढ़ाई और मैरिज पे खर्चा होगा उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी करवा लेते हैं। तो जब बच्चा एक सर्टेन एज अटेन कर लेगा, उस एज के बाद इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे कर देगी। तो लाइफ इंश्योरेंस करवाने के किसी भी पर्सन के पास 5 तरह के ऑप्शंस है। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एन्युटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड लास्ट इज चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस है हमारे पास फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, राम की एक फैक्ट्री है। अब राम को हमेशा डर लगा रहता है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग सकती है। तो इस आग से जो लॉस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए राम ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली। जब कोई पर्सन आग से होने वाले लॉस को कंपनसेट करने के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता है तो उसे हम कहेंगे फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में जो सब्जेक्ट मैटर है, हैपनिंग ऑफ इवेंट है, वो होगा फायर, कि आग लगने की वजह से कोई भी डैमेजेस होंगे तो उस डैमेजेस को कौन कंपनसेट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरह के इंश्योरेंस को हम क्या कहेंगे, फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस है मरीन इंश्योरेंस। मरीन का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू सी। तो सी डेंजर्स के कारण जो आपको लॉस होने का डर है, उस लॉस को अगर आप कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हो तो उसे हम कहेंगे मरीन इंश्योरेंस। जैसे कि शिप्स, बोट्स समुद्र में जब जाती हैं तो बहुत डेंजर रहता है कि लॉस हो सकता है। जैसे कि अगर शिप किसी बड़े पत्थर से टकरा जाए या फिर सी में स्टॉर्म्स, तूफान वगैरह आ जाए तो उससे डर रहता है कि हमें लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसे हम कहेंगे मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस 3 तरह का है। सबसे पहला है शिप और हल इंश्योरेंस। शिप और हल इंश्योरेंस में आप शिप का इंश्योरेंस करवा रहे हो कि अगर शिप को कोई भी डैमेजेस होते हैं तो उन डैमेजेस से जो लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो इस तरह के इंश्योरेंस को हम कहेंगे शिप या फिर हल इंश्योरेंस। सेकेंड टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस है कार्गो इंश्योरेंस। शिप्स के थ्रू जो हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, शिप्स के थ्रू जब आप बड़ी बड़ी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो तो अगर उन गुड्स को डैमेजेस होने के डर है, आपको डर है कि जब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन गुड्स डैमेज हो सकती है, तो उन डैमेजेस को कवर करने के लिए अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो उसे हम कहेंगे कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो बेसिकली जो गुड्स हम ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप्स के थ्रू, उनको कहा जाता है। लास्ट है फ्रेट इंश्योरेंस। अब फ्रेट इंश्योरेंस में क्या होता है, जब शिप कंपनीज गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं तो उसके बदले में उनको मिलता है किराया, उस किराए को हम कहते हैं फ्रेट। तो जो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, जो ऑनर्स होते हैं गुड्स के, जिनका गुड्स हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो नॉर्मली फ्रेट तब पे करते हैं जब उनकी गुड्स सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। तो अगर गुड्स डैमेज हो जाती हैं रास्ते में तो ऑनर क्या करता है, शिप कंपनी को फ्रेट देने से मना कर देता है। तो फ्रेट ना मिलने से जो शिप कंपनी को लॉस होगा, उस लॉस को अगर इंश्योरेंस कंपनी बियर कर रही है शिप कंपनी को फ्रेट पे करके, तो उस तरह के इंश्योरेंस को हम कहेंगे फ्रेट इंश्योरेंस। बेसिकली अगर ऑनर फ्रेट पे करने से मना कर देता है तो आपके पास अगर फ्रेट इंश्योरेंस है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्रेट पे करेगी। तो इस तरह के इंश्योरेंस को हम कहेंगे फ्रेट इंश्योरेंस। अब लास्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे पास जो नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बेसिकली नॉर्मल मेडिकल एक्सपेंसेस, डॉक्टर फीस वगैरह होती है, वो रीइंबर्स करती है हमें इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप उन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हो, मेडिकल एक्सपेंसेस, डॉक्टर फीस, इस तरह के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हो तो उसे हम कहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। इस केस में क्या होगा, जितना भी आपका मेडिकल और डॉक्टर फीस का एक्सपेंस होगा वो आपको इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स वापस करेगी। तो चारों तरह के इंश्योरेंसेस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्लियर हुए। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब देखो, इंश्योरेंस हमने क्या कहा कि दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है
जिसमें एक पर्सन का लॉस दूसरा पर्सन बियर करेगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बातें जो अभी हम डिस्कस करेंगे उन्हें हमने टॉपिक का नाम दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, कि किन किन बातों का इन दोनों को ध्यान रखने पड़ेगा। तो ऐसी 7 बातें हैं जिनका ध्यान इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को रखना पड़ेगा जब वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, और दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर फेथ करके ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि कल को अगर राम को लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो ये दोनों के बीच एक फेथ है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को करते वक्त इन दोनों को जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के वाइटल फैक्ट्स हैं वो एक दूसरे के सामने पहले डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि राम अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है और उसे हार्ट प्रॉब्लम है कि किसी भी टाइम उसकी डेथ हो सकती है उस प्रॉब्लम की वजह से, तो वो बात उसे इंश्योरेंस कंपनी के सामने डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहा है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमें क्या कह रहा है कि दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए? अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, और दोनों को ही एक दूसरे के सामने सारी बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या कह रहा है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, मतलब कि राम जो इंश्योर्ड पर्सन है वो सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस करवा सकता है जिसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अब इस बात का क्या मतलब है? राम अगर कार इंश्योरेंस परचेज कर रहा है तो वो किसकी कार का इंश्योरेंस परचेज करेगा? अपनी कार का, या पड़ोसी की कार का भी इंश्योरेंस परचेज कर सकता है? पड़ोसी की कार को अगर कोई डैमेजेस हो रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उससे जो लॉस होगा उससे राम को कोई नुकसान होने वाला है? नहीं। राम को लॉस कब होगा? जब उसकी खुद की कार का एक्सीडेंट होगा। तो जो पर्सन इंश्योरेंस परचेज कर रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, उसका उस चीज में, जिस चीज के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कि उसको खुद को लॉस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप किसी और थर्ड पर्सन को के लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हो। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि इंश्योरेंस का पर्पस इंश्योर्ड पर्सन को अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आना है। अब इनिशियल पोजीशन पे लेके आने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कि राम ने अपनी कार का 4 लाख का इंश्योरेंस करवाया। 4 लाख का इंश्योरेंस करवाने से मतलब है कि अगर राम की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट से जो लॉस होगा, उस लॉस में से इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 4 लाख तक का लॉस कंपनसेट करेगी। अब मान लो कि जब एक्सीडेंट हुआ तो राम को सिर्फ 1 लाख का ही लॉस हुआ, तो चाहे राम ने 4 लाख तक का इंश्योरेंस लिया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपए ही कंपनसेट करेगी राम को। क्यों? क्योंकि राम को लॉस कितने का हुआ है? सिर्फ 1 लाख का। राम कितने घाटे में गया? 1 लाख रुपए के। तो इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए राम को देके उसको उसकी इनिशियल पोजीशन, जो लॉस आने से पहले उसकी पोजीशन थी, उसमें वापस ले आई। लेकिन जो एक्स्ट्रा 3 लाख है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इंश्योरेंस की, वो उसे पे नहीं करेगी। सिर्फ उतनी अमाउंट जितना लॉस हुआ है उतनी अमाउंट पे करेगी, ताकि वो पर्सन अपनी वापस से पहले वाली पोजीशन पे आ जाए जो उसकी लॉस आने से पहले थी। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या कहा गया है कि अगर कोई एक पर्सन 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहा है एक ही चीज का, फॉर एग्जाम्पल राम अपनी कार को 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवा लेते हैं, ए इंश्योरेंस कंपनी से भी और बी इंश्योरेंस कंपनी से भी। ए इंश्योरेंस कंपनी से उसने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया और बी से लिया 1 लाख रुपए का। अगर लॉस होता है उस लॉस में से 2 लाख ए कंपनसेट करेगी और 1 लाख रुपए तक का लॉस बी करेगी। अब मान लो कि जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो हुआ सिर्फ 60,000 का, तो अब इस 60,000 के लॉस को कौन बियर करेगा? ए इंश्योरेंस कंपनी या फिर बी इंश्योरेंस कंपनी? तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हमें क्या कहता है कि इस केस में जब पर्सन ने एक से ज्यादा इंश्योरेंसेस लिए हुए हैं, तो इस केस में क्या हुआ, दोनों इंश्योरेंस कंपनीज ए और बी
कंट्रीब्यूट करेगी इस लॉस को। 60,000 का लॉस है, ये दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? रेशियो में। जो इनसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है, जैसे कि ए से लिया था हमने 2 लाख का इंश्योरेंस और बी से लिया था हमने 1 लाख का इंश्योरेंस, जो इस 2 लाख और 1 लाख की रेशियो है 2:1, तो 2:1 में इंश्योरेंस कंपनी ये 60,000 का लॉस बियर करेगी। 60,000 से 40,000 का लॉस बियर करेगी ए इंश्योरेंस कंपनी, और 20,000 का लॉस बियर करेगी बी इंश्योरेंस कंपनी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हमें क्या कहता है कि एक पर्सन जब एक चीज का 2 इंश्योरेंस लेता है तो उसे दोनों से कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बल्कि दोनों जो लॉस हुआ है उसको कंट्रीब्यूट करके कंपनसेट करेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है? जैसे कि राम की कार को डैमेजेस हुए 60,000 के, वो 60,000 उसने रिसीव कर लिए एज अ कंपनसेशन फॉर इंश्योरेंस कंपनी। अब 60,000 का कंपनसेशन रिसीव करने के बाद राम ने क्या किया, जो कार के डैमेज्ड पार्ट्स थे वो स्क्रैप में बेच के पैसे अर्न कर लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन हमें यहाँ क्या कहता है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरर से कंपनसेशन रिसीव कर रहा है, उस कंपनसेशन को रिसीव करने के बाद जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं उनके ऊपर उसका कोई भी राइट नहीं रहेगा। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव करने के बाद राम अपनी कार के डैमेज पार्ट्स सेल करके, चाहे वो स्क्रैप में सेल कर रहा है, वो सेल करके पैसे अर्न नहीं कर सकता। उन डैमेज पार्ट्स पे किसका राइट हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का। जैसे देखो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डिस्कस किया था। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कह रहा था कि सिर्फ इनिशियल पोजीशन पे वापस लेके आना है, जो लॉस हुआ है उसको कवर करके इंश्योर्ड को हमें इनिशियल पोजीशन पे वापस लेके आना है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ आपको लॉस कंपनसेट होगा, आप किसी भी तरह से पैसे अर्न नहीं कर सकते, किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो जो भी पार्ट डैमेज हुए हैं कंपनसेशन पे करने के बाद वो पार्ट्स किसके हो जाएंगे? इंश्योरेंस कंपनी के, चाहे वो बाद में बेच के उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या कह रहा है, इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत टाइम पहले ना एक मूवी आई थी ओ माई गॉड, OMG। उस मूवी में क्या हुआ, कांजी बाई, उसकी एक शॉप होती है जिसका उसने इंश्योरेंस करवाया होता है। वो शॉप अर्थक्वेक आने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब कांजी बाई इंश्योरेंस कंपनी से अपनी शॉप का कंपनसेशन क्लेम करने जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी ये कह के कि एक्ट ऑफ गॉड इंश्योरेंस पॉलिसी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, उन्हें कंपनसेशन पे करने से मना कर देती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस चीज का आपने इंश्योरेंस लिया है उस चीज को अगर डैमेजेस जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है कि इस चीज की वजह से अगर मेरी शॉप को डैमेजेस हो रहे हैं तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी, उसी का क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, जो कांजी बाई ने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी उसमें कहीं भी एक्ट ऑफ गॉड नहीं लिखा था कि अगर मेरी शॉप एक्ट ऑफ गॉड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तब भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम देगी। ये बात इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन नहीं थी, तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसे इंश्योरेंस क्लेम पे करने से मना कर देती है। तो जो कॉज है डिस्ट्रक्शन का, जो डैमेजेस हुए हैं उनका जो कॉज है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन होना जरूरी है। अगर जो कॉज इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन है उसी की वजह से लॉस हुआ है तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी, अदरवाइज आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। अब लास्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या बचता है, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। मिटिगेशन का मतलब है रिडक्शन, रिड्यूस करना। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस हमें क्या कह रहा है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है अगर उसे पता है कि उसे लॉस हो रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि बस खड़ा रह के देखता रहे कि मुझे लॉस हो रहा है, मैंने तो इंश्योरेंस करवाया है, मुझे कंपनसेशन मिल जाएगा। अगर राम को पता है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है तो उसे एफर्ट्स करने होंगे उस आग को बुझाने के, उस आग से होने वाले लॉस को कम करने के। ऐसा नहीं है कि मैंने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, मुझे क्लेम मिल जाएगा जितना मर्जी लॉस हो।
नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको प्रॉपर एफर्ट्स लगाने होंगे लॉस को कम करने के, तभी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करेगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि आपने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं किए लॉस को कम करने के, तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये 7 प्रिंसिपल्स थे हमारे पास इंश्योरेंस के। सबसे पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कि दोनों पार्टी को सारे फैक्ट्स एक दूसरे के सामने डिस्क्लोज करने होंगे। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो इंश्योर्ड है उसका इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्ट होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कह रहा है कि हमें इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, सिर्फ इंश्योर्ड को इनिशियल पोजीशन पे लेके आना। फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर एक से ज़्यादा इंश्योरेंस लिए हुए हैं तो दोनों इंश्योरर जो भी लॉस हुआ है उसे कंट्रीब्यूट करके कंपनसेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। जो भी चीज़ डैमेज हुई है कंपनसेशन पे करने के बाद उस पे किसका राइट हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का। कॉजा प्रॉक्सिमा, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में जो कॉज मेंशन्ड है उसी कॉज से अगर डैमेज हुआ है तो आपको लॉस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। इंश्योर्ड पर्सन को पूरे एफर्ट्स लगाने होंगे लॉस को कम करने के, अगर वो एफर्ट्स नहीं लगाता तो उसे कंपनसेशन पे नहीं किया जाएगा। तो आपको इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और पूरा ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है क्या वो क्लियर हुआ। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप किसी भी अकाउंट के थ्रू हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।